नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चौबे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज आपके लिए हम बात करेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आइए तो आज हम देखना चालू करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आपको तीन शब्द देखने को मिल रहे हैं, उससे आप याद रखेंगे मानव अधिकार। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। आप भी याद रखिए कि 1993 वाला आपका मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है। अध्याय की बात करते हैं। प्रारंभिक, संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। हमने अभी से पहले जितने भी एक्ट पढ़े हैं सभी की पहली शुरुआत रहती है प्रस्तावना या परिभाषा। तो सबसे पहले आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारंभ। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसका संक्षिप्त नाम है। यदि विस्तार की बात की जाए तो संपूर्ण भारत, परंतु जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान की 7वीं अनुसूची की 1 या 3 के विषय। हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की। तो मानव अधिकार मतलब जहां पर आपके विषय होंगे नहीं, जहां पर आपके अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं होगी, तो वहां पर जम्मू कश्मीर में लागू होती है आपकी समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में राज्य व केंद्र को मिलकर सारे काम करने पड़ते हैं। तो वहां पर कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो 7वीं सूची की 1 और 3 में जो भी वर्णित है उसके हिसाब से इसका विस्तार है। यदि प्रारंभ की बात की जाए, इसका प्रारंभ कब से है? 28 सितंबर 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम चालू कब से हुआ है? 28 सितंबर 1993। दूसरे में आती है परिभाषा। परिभाषा बहुत बड़ी है। यदि आप सामने बुक्स रखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी परिभाषाएं दी हुई है, पर कुछ विशेष परिभाषा है जिसे हम अपने तरीके से रिलेट करके या जो एग्जाम पर्पस से महत्वपूर्ण है हम उसको देखने की बात करेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो डेफिनेशन है यूएनओ के द्वारा बताई गई है, वो डिफाइन की गई है डेफिनेशन 4 में, जो कि 16 दिसंबर 1966 का है। तो 4 को आप कैसे याद रखोगे? यूएनओ के सामने आपको ज्यादा 4 चू नहीं करनी है। तो 4 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, यूएनओ की डेफिनेशन बताई गई है, जो कि 16 दिसंबर 1966 को इसको इसने परमिशन दी थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो उसको डिफाइन किया गया है जा में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को डिफाइन किया गया है जा में। तो हम याद रखेंगे अल्पसंख्यक मतलब जो छोटे वर्ग के लोग होते वो दूसरों की जी हजूरी बस करते रहते हैं। तो जी हजूरी से हम याद रखेंगे जा को। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जा में डिफाइन करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि संविधान के अनुच्छेद 338 के काम में डिफाइन है, इससे बताया गया है काम में। तो किसी भी चीज की शुरुआत होती है का से, जैसे हम बोलते हैं का खा। तो जो एसटी एससी वाले हैं उन्हें हमें पहला दर्जा देना है, अर्थात हमें किस क्रम में रखना है? का। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए का डेफिनेशन दी गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग इसके लिए बना है आपका यहाँ। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है उसकी डेफिनेशन मिलेगी आपकी यहाँ में। तो आप याद रखिए कि महिलाएं ची चा या को चिल्लाती ज्यादा है, तो उनकी चा या चा वो किसमें बताया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। डा की बात की जाए लोक सेवक अर्थात पुलिस, तो पुलिस की डेफिनेशन किसमें बताई गई? डा। आप इसमें याद रखेंगे डंडे से। तो जो लोक सेवक होता है पुलिस होता है वो डंडे से पिटाई करता है। तो डा में डेफिनेशन आपकी लोक सेवा की। और इसी का दूसरा सेक्शन है जिसमें जम्मू कश्मीर की विधि वगैरह बताया गया है। तो 2 नंबर का काम कौन करते हैं? जम्मू कश्मीर वाले, क्योंकि बहुत अच्छा पर नहीं समझते क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का सपोर्ट किया जाता। तो 2 में किसकी डेफिनेशन दी गई है? जम्मू कश्मीर की विधि की। अब हम देखते हैं धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। आप देख पा रहे हैं गठन लिखने में 3 शब्द आता है। तो यहाँ पे धारा में क्या है? 3। तो धारा 3 में बताया गया है मानव अधिकार आयोग का गठन। अब पहले भी डेफिनेशन में बताता है आयोग क्या होता है। आयोग के द्वारा या आयोग में किन सदस्यों का चयन होगा तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो वो व्यक्ति होगा, वो इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा। दूसरा, सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा व्यक्ति जो कि न्यायाधीश के पद पे रहा हो, एक वह सदस्य होगा।
एक ऐसा सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति रहा हो या वर्तमान में हो, और दो ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें मानव अधिकार क्षेत्र का ज्ञान हो। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास 5 सदस्य हो जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति है या न्यायमूर्ति रहा हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि हाई कोर्ट का न्यायमूर्ति हो, और दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मानव अधिकार से रिलेटेड नॉलेज हो। तो इनको तैयार करके आपके सभी आयोग का गठन हो जाएगा। बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक ST/SC महिला आयोग, अर्थात जितने भी आपके अल्पसंख्यक आयोग है, ST/SC आयोग है, आपका महिला आयोग है, सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसका जो महासचिव होगा वो चौथे में बताता है, धारा 3 के चौथे सेक्शन में बताता है कि एक महासचिव होगा और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। तो गठन में 3 शब्द आते हैं, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात करता है 3 में। आइए हम देखते हैं चौथी धारा। तो धारा 4 में कहता है अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति। आप देख पा रहे हैं नियुक्ति लिखने में 4 शब्द आते हैं, तो नियुक्ति की बात करता है धारा 4 में। अब इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसकी नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री, जो कि इस नियुक्ति सदस्यों का जो आपके नियुक्ति करने वाला दल है इसका अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री के बाजू में हमेशा बैठे रहते हैं आपके गृह मंत्री, तो दूसरा व्यक्ति होगा गृह मंत्री। केंद्र का जो भी गृह मंत्री होगा वह होगा। लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष होगा तो लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। देखते हैं फिर से, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, फिर आपका राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। तो ये सारे लोग मिलकर इन जो 3 सदस्य थे, आपके 5 सदस्य थे जो कि धारा 3 में बताया था, इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। इसलिए कि दूसरी कहता है पॉइंट कि नियुक्ति अविधिमान नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये कहलाता है कि यदि ये 6 लोग नहीं थे और 2 या 3 के द्वारा भी यदि इन लोगों की नियुक्ति कर दी गई है तो वो गलत नहीं माना जाएगा। तो आप याद रखिए 4 शब्द से बनता है नियुक्ति, तो 4 में बताया गया है नियुक्ति। धारा 5 की हम बात करते हैं। धारा 5, तो आप चाहे त्याग पत्र लिखें या आप लिखेंगे, त्याग पत्र हम लिख लेते हैं, या अपन लिखेंगे क्या बोलना चाहिए अपन को, पद से हटाना, पद हटाया। तो यहां पे भी 5 शब्द आएंगे। तो पद से हटाना बोलता है या त्यागपत्र बोलता है, तो वो किस में बताया गया है, धारा 5 में। अब किसी व्यक्ति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, पहली की बात तो वो है कि संविधान में दिए गए हुए नियम शर्तों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम के द्वारा जो भी बातें की गई है उसका विरोध करता है, मानसिक रूप से दिवालिया हो, पागल हो, या उसने कदाचार का कोई कार्य किया हो, तो जो संवैधानिक दृष्टि से सही नहीं हो, उसके द्वारा ऐसा कोई भी आचरण किया जाता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं धारा 6, पदावधि। जब आप पीरियड लिखेंगे तो पीरियड की स्पेलिंग में आएंगे आपके 6 शब्द, तो इनकी पीरियड की बात किसमें की गई है, धारा 6 में। अब 5 वर्ष या 70 वर्ष, पहला तो है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। 70 वर्ष की आयु से तात्पर्य है आपके 5 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और आपकी आयु अभी 70 वर्ष पूरी नहीं हुई है, तो दूसरी बार या चुनाव के लिए या इस पद पे चयनित होने के लिए वैलिड है। तो 5 वर्ष आपका कार्यकाल है और 70 वर्ष आपकी आयु है। 7 सफलता, यदि आप सफलता बोलते तो उसमें भी 7 का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, इसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि किसी समय सभी सदस्य अवेलेबल नहीं है, जो आपके यहाँ के सदस्य हैं, गठन सदस्य हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो 2 या 3 व्यक्तियों के द्वारा भी यदि कोई कार्य किया जाएगा, या फिर अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है, जो सदस्य है ऐसा उसने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो वह भी स्वीकार होगा, वो भी सही माना जाएगा। तो 7 फॉर सक्सेस और सफलता, तो जब सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे तो वो कार्य सही होंगे। इसकी जानकारी किसमें मिलती है, हमें धारा 7 में मिलती है। आइए हम बात करते हैं धारा 8 की, अध्यक्ष और सदस्यों का सेवा शर्त। 8 आपको पता है महिलाओं का, लेकिन नंबर 8 से हम याद करते हैं। तो
जो भी आपके लिए सेवा है, जो भी शर्तें वो अप्लाई कौन कर देती है, महिलाएं, कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। तो बात ये की जाती है कि जब गठन के दौरान जो भी इनके लिए सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया था वो वही रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। महिलाओं के रखेंगे नंबर 8 से। 9वां, रिक्तियों आदि में कार्यवाही का अविधिमान्य ना होना। अविधिमान्य ना होना वो बात दी गई है 9 में। इसका मतलब ये कहलाता है कि जो हमारे सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, इसमें से कोई व्यक्ति यदि सभा के दौरान या जब कोई डिसीजन लिया जा रहा था उस समय अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद भी यदि कोई कार्य किया जाएगा तो उसे कानून के विरुद्ध नहीं माना जाएगा। अर्थात एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्तियों के द्वारा भी कोई कार्य किया जाता है तो वो हमेशा कैसा माना जाएगा, सही माना जाएगा। 10, हम देखते हैं धारा 10 के बारे में। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। इसका मतलब ये है अध्यक्ष और उसके सदस्य जहां भी चाहे वहां पर बैठक कर सकते हैं, जो भी शक्ति लगाना चाहे वो शक्ति लगा सकते हैं, नियम कानून का पालन कर सकते हैं, और वो जहां भी सभा को आयोजित करना चाहेंगे वो सारी चीजें हमेशा वैध मानी जाएंगी, वो सही मानी जाएंगी। और कोई चीज यदि पूरी सही होती है तो आप उसको 10 में से 10 नंबर देते हैं, तो आप उसको उसी से याद रखेंगे। आइए देखते हैं धारा 11। आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी दिया हुआ है आपका धारा 11 में। अब आपका चाहे अधिकारी हो चाहे आपके यहाँ के सदस्य हो, तो सभी को 11 नंबर की बस से तत्पर रहना चाहिए कार्य करने के लिए। तो अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी की बात किसमें करता है, धारा 11 में करता है। अब जब दोनों बराबर हैं तो उसकी जो पद होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। जैसे कि बात करता है भारत सचिव बराबर महासचिव, अर्थात मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का जो महासचिव होगा उसका जो स्तर होगा भारत सचिव के स्तर के बराबर होगा। यहाँ का जो अन्वेषण अधिकारी होगा वो पुलिस महानिदेशक के पद के बराबर होगा। तो आप 11 नंबर से याद रखिए, इक्वल क्या है, बराबर है। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, इक्वल क्या है, बराबर। तो भारत सचिव का पद आपका, भारत सचिव के पद के बराबर की इसकी प्राथमिकता महासचिव की होगी, और पुलिस महानिदेशक के पद के बराबर होगा आपका अन्वेषण अधिकारी। तो जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबको 11 नंबर की बस से लगे रहना चाहिए। हम बात करते हैं धारा 12 की, आयोग के कृत्य। तो यदि आप मानवाधिकार में जॉब करने वाले हो, आप मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो, तो आपको 12-12 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो आयोग के कृत्य के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, धारा 12 से। अब आयोग की कृत्य की बात करें तो व्यक्ति जा सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, किसी का समन कर सकता है, किसी के स्टेटमेंट ले सकता है, किसी के फाइलें ले सकता है, तो वो सारे आपके कृत्य आते हैं 12 में। तो 12-12 घंटे आपको कार्य करना पड़ेगा, आप उससे याद रखेंगे धारा 12। धारा 13 की हम बात करते हैं, धारा 13 की बात करते हैं, जांच से संबंधित शक्तियां। इसका तात्पर्य ये है कि जब आप जांच करने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन सी पावर होती है, आप किन किन शक्तियों के द्वारा जांच पड़ताल कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी हमें दी गई है धारा 13 के अंतर्गत। आप इसको याद रखेंगे, जब आप कहीं पर जांच करने जाते हैं तो आपके साथ लोग 13 में जाना करते हैं, आपके साथ कुछ बहस वगैरह करते हैं। तो 13 में बात की गई है जांच से संबंधित शक्तियों की। धारा 14 की बात करते हैं, अन्वेषण की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं। तो आपको याद होगा मानव का जो चेहरा होता है, मानव के चेहरे में पाई जाती है 14 बोन्स, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप खोजोगे किसको, आप किसको खोजना चाहेंगे, जिसके चेहरे में पूरी 14 हड्डियां हो। तो आपने गाना भी सुना होगा, 24 का चांद या आफ्ताब हो, तो 14 चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 14 हड्डियां पाई जाती हैं। तो अन्वेषण अर्थात खोज, हम खोजबीन किसकी करने जाएंगे, जिसके चेहरे में पूरी 14 हड्डियां होंगी। तो 14 में बात करता है आपका अन्वेषण की, अर्थात जांच की बात करता है 14 में। आइए हम देखते हैं धारा 15। आयोग के समक्ष व्यक्तियों की कथन, मतलब जब आपके पास 13 में जांच की शक्तियां थी, 14 में आप जांच करने गए थे, तो आपको उन व्यक्तियों की स्टेटमेंट भी लेने पड़ेंगे जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करने वाले हो। तो 15 में है आपका आयोग के समक्ष व्यक्तियों के कथन। धारा 16 की बात करते हैं, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव्य है। यहाँ पे तात्पर्य ये है कि 15 में
जिसकी भी आपने जांच पड़ताल की थी, जिसके भी आपने कथन लिए थे, उनके जो भी स्टेटमेंट है उन्हें आप पब्लिकली इस तरीके से नहीं लेके आएंगे कि उनकी जो ख्याति है, उनकी जो प्रतिभा है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता हो। तो आप इसको 16 से याद रखेंगे। एक गाना आपने सुना होगा, तो 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिलना जाए रहना एक तुम्हारा जरा दूर ही रहना। तो वो दूर रहने की क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो उसकी ख्याति है लड़की की, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो बोलता है कि सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो उसकी धारा क्या है आपकी 16। धारा 17 की बात करते हैं, शिकायतों की जांच। जहां भी आपको लगे खतरा, तो आप वहां पे लगा दीजिए धारा 17। तो धारा 17 में बोलता है शिकायतों की जांच करना। जहां पर भी आपको लगता है कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, कार्य सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, प्रशासन जवाबदेही नहीं निभा रहा है, तो आप भी जो आपका अधिनियम के द्वारा गठित लोग हैं, उस शिकायतों की जांच भी कर सकते हैं। तो धारा 17 में है शिकायतों की जांच। 18 देखते हैं, जांच के दौरान और जांच के पश्चात की कार्यवाही। अर्थात जब कोई केस है जो कि अदालत के समक्ष गया है या न्यायालय के समक्ष गया है, तो उस जांच के दौरान हो सकता वो व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध कायम है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसके विरुद्ध गवाही देने आया है, तो हो सकता है कि उसके दौरान उसके ऊपर कोई हमला हो सकता है, उसकी किडनैपिंग हो सकती है, उसके परिवार वालों को परेशान किया जा सकता है। तो उसके बारे में हमें बताता है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्य